गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू त्रिपुरा ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग मंडे का दिन है तो मंडे को हम लोग केमिस्ट्री का सेशन करते हैं और आज के वीडियो सेशन में हम लोग दो महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला निष्कर्षण का सिद्धांत होगा जिसमें होगा आपको सोडियम और दूसरा जो होगा वह होगा आपका एल्यूमिनियम। अर्थात मैंने बताया था कि निष्कर्षण पढ़ने के लिए आपको तीन तरह से पूरे धातुओं को बांटा जाता था। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने पढ़ाया था। रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो ऊपर आते हैं जैसे सोडियम और एल्यूमिनियम, तो ऊपर आने वाले धातुओं के निष्कर्षण का सिद्धांत हम लोग आज देखेंगे। मध्यम वर्ग में स्थित क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में देख लिया है और सबसे नीचे जो होते हैं उनका भी हम लोगों ने देख लिया है। यदि आप वो सब वीडियोज नहीं देखे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे पार्ट वाइज सारे वीडियोज का मैं लिंक दिया हूँ, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और इस वीडियो सेशन में हम लोग धातु का निष्कर्षण तो खत्म कर ही देंगे और कल का वीडियो सेशन में से धातु का होगा और कल से एक दो क्लास और होगा, जिसके बाद ये लेसन 3 जो होगा मेटल और नॉन मेटल का एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में कुछ वीडियो सेशन किया, उसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसमें भी जैसे ही 3 चैप्टर खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे करके हम लोग चीजों को करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिसंबर जनवरी तक हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, मैथ और साइंस का बस, ठीक है, क्योंकि यही 2 चीजें मैं पढ़ाता हूँ। इन दोनों चीजों को मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और आज का वीडियो सेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक सोडियम का तो नहीं पूछा है लेकिन एल्युमिनियम का कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है, तो जब भी पूछता है 4 या 5 नंबर में पूछता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला बात हम लोग ये देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। अब देखो कोई भी तत्व का, कोई भी धातु का हम लोग निष्कर्षण अभी तक देखे हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या देखें कि उसका नाम क्या होता है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखें। तो सोडियम को लिखा जाता है, सोडियम अंग्रेजी में जैसे लिखा जाता है वैसे ही इनका नाम हिंदी में भी होता है सोडियम, ठीक। सोडियम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। आप लोग पहले से क्लासेस किए होंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। और जिसका संकेत की अगर बात करें तो होता है N। यहीं पे इसके एटॉमिक नंबर की अगर बात करें छोटू, एटॉमिक नंबर की अगर बात किया जाए तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, ठीक। अब ये चीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे सोडियम से बारे में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे धातु का निष्कर्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे चूंकि सोडियम लिखोगे, यहाँ पे सोडियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है अर्थात संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोडियम मुक्त अवस्था में, मुक्त या इसी को आप स्वतंत्र भी लिख सकते हो, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। कोई पूछे काहे नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। समझ गए आप लोग ये चीज? अब देखो क्रियाशील होता है, चलो अब ये इतना क्रियाशील होता है कि अगर आप इसको खुली हवा में रखोगे, एटमॉस्फेयर में रखोगे, तो खुली हवा में ऑक्सीजन होता है और आपको पता है ऑक्सीजन दहन का पोषक पदार्थ होता है, मतलब आग को जलने में मदद करता है। तो ये खुली हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग का निर्माण कर लेता है और इसी वजह से सोडियम को हमेशा ही केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है ताकि यह अभिक्रिया ना करे। ये चीज आप लोग पहले से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये भी उठता है दिमाग में कि सर सोडियम को जल में भी तो आप रख सकते हो ना, तो जल में नहीं रखेंगे, इसका मैं जवाब दूंगा लास्ट में। हालांकि पहले भी मैंने दे रखा है लेकिन जब इसका निष्कर्षण खत्म होगा तो वहां पे एक नोट बताऊंगा और वहां पे आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक। तो चलो ये चीज हो गया सोडियम के निष्कर्षण के बारे में। अब हम लोग सोडियम के जो प्रमुख अयस्क है, अयस्कों का सांद्रण, धातुओं का सांद्रण प्रमुख अयस्कों के द्वारा होता है, तो अब लिखेंगे हम लोग अयस्क। हेडिंग डालोगे सोडियम के प्रमुख अयस्क, सोडियम के प्रमुख अयस्क। इसके अयस्क आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज, इसके 2 अयस्क के 2 चीजों को आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ठीक है। पहले अयस्क की अगर बात करें तो पहला अयस्क आपका होता है NaCl। इसका नाम सुना है आप लोगों ने? इसको क्या कहते हैं हम लोग? रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, जिसको चट्टानी नमक कहा जाता है। या इसका केमिकल नेम की अगर बात करें तो होता है यह सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है और इसी को क्या कहा जाता है? चट्टानी नमक भी कहा जाता है। आप लोग पहले आपको पढ़े होंगे चट्टानी नमक,
ठीक है, या इसी को साधारण नमक भी कहा जाता है। ठीक है, साधारण नमक, समझ में आ गया। दूसरे अगर अयस्क की बात करें तो दूसरा अयस्क आपका होता है Na2CO3 इंटू 10H2, जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक, जिसको क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, जिसको धोने वाला सोडा कहा जाता है। इन दोनों का लिंक मैं इसको अलग अलग आपको पढ़ाया हूँ। सोडियम क्लोराइड पे एक वीडियो सेशन है पूरा, जिसमें मैंने बताया सोडियम क्लोराइड है क्या चीज, सोडियम क्लोराइड बनाया कैसे जाता है, इनके उपयोग क्या है, इनके स्रोत क्या है, तो ये सारा चीज मैंने बताया। फिर आपको वॉशिंग सोडा के बारे में भी बताया है। तो इन सबका वीडियो आपको किसी भी कहीं भी आप क्लिक करोगे, वीडियो पे कहीं भी क्लिक करोगे तो आपको एक राइट साइड में आई बटन दिखेगा, और आई बटन पे क्लिक करोगे, दोनों का हमने बता दिया है, दोनों का डेफिनेशन, मेकिंग कैसे, मतलब प्रिपरेशन का मेथड क्या है, और बहुत सारी चीजें मैंने इन दोनों के बारे में बता रखा है। ये हो गए आपके सोडियम के प्रमुख है। अब इसके सिद्धांत के बारे में बात करें तो सिद्धांत में क्या होता है कि इसका सांद्रण कैसे किया जाता है, तो इनका सांद्रण जो होता है, निष्कर्षण जो होता है, किससे किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखोगे आप, सिद्धांत में लिखोगे कि सोडियम का निष्कर्षण, सोडियम का निष्कर्षण सोडियम का निष्कर्षण सोडियम का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, NaCl के द्वारा किया जाता है। NaCl से किया जाता है। अब कैसे किया जाता है इसके बारे में देखना है, किया जाता है। ठीक है, सोडियम का निष्कर्षण सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक या चट्टानी नमक कहा जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। अब इसके द्वारा कैसे करेंगे, तो आपको ये चीज, आपको एक फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि धातु का निष्कर्षण करने का 3 स्टेप था। एक में कम क्रियाशील धातु, एक में मध्यम क्रियाशील धातु, और नेक्स्ट जो था अत्यधिक क्रियाशील धातु। तो ये क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अत्यधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण का एक ही स्टेप था कि द्रवित अवस्था में या गलित अवस्था में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, द्रवित या गलित अवस्था में उनको क्या करते हैं हम लोग, द्रवित या गलित अवस्था में उनका विद्युत अपघटन किया जाता है। दैट्स व्हाई हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वह धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे कि द्रवित सोडियम क्लोराइड को ले लेंगे, और इस सोडियम क्लोराइड में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका द्रवणांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी उच्च होता है, तो इस द्रवणांक को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें CaCl2 मिलाते हैं, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, और कैल्शियम क्लोराइड इसके क्या करता है, द्रवणांक को कम कर देता है। और जब द्रवणांक को कम कर देगा तो ये जो अपने पास मिक्सचर बना गलित अवस्था में, किसका किसका मिक्सचर, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इनके मिक्सचर का विद्युत अपघटन किया जाता है, और वहां से हमें सोडियम धातु मुक्त अवस्था में, मतलब शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो इसी को आपको लिख देना है। ठीक, चलिए लिखते हैं इसको, लिखेंगे सोडियम धातु, यहां से सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड, एक हिंदी हो गया एक इंग्लिश हो गया, सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था से द्वारा, गलित अवस्था, यहां पे लिखो आप द्रवित, ज्यादा बेटर होगा, क्या द्रवित, द्रवित अवस्था का विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर हमें सोडियम की प्राप्ति होती है, सोडियम धातु की प्राप्ति होती है। अब इसी में लिखोगे कि चूंकि सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक उच्च होता है, लिखेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ क्या होता है, पिघलना शुरू करता है। सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक काफी उच्च होता है, जिसे कम करने के लिए मिश्रण में क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया जाता है के लिए, इसमें कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या लिखोगे, कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। अब कहोगे कि प्राप्त मिश्रण को या बने मिश्रण का विद्युत विघटन किया जाता है, जिससे कैथोड पे सोडियम धातु और एनोड पे क्या होता है आपका क्लोरीन गैस मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार हमें सोडियम धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो इसको एक अच्छा सा आप लोग उतार लो या अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं ऊपर मिटा के लिखता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस तो है नहीं। ठीक, मिटाता हूं मैं इसको, ऊपर का मैं 2 लाइन मिटा देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना। यहां तक लिखने के बाद लिखोगे कि अब मिश्रण में मिश्रण का विद्युत विघटन किया जाता है। विद्युत विघटन क्या होता है जी, तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराया जाता है, जिससे कैथोड होता है और एक एनोड होता है। मतलब प्लस आवेश वाला कैथोड और निगेटिव आवेश वाला एनोड होता है। तो कैथोड पे एक धातु मुक्त हो जाएगा और एनोड पे एक धातु मुक्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मिश्रण का विद्युत विघटन किया जाता है, विद्युत विघटन किया जाता है जिससे कैथोड हिंदी में भी आप ऐसे लिखोगे कैथोड, जिससे कैथोड पर सोडियम धातु तथा एनोड को भी हिंदी में ऐसे लिखोगे, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है, क्लोरीन गैस मुक्त होता है। हो गया निष्कर्षण। अब यहां से क्या हो गया आपका निष्कर्षण हो गया। इसका एक रिएक्शन दिखा दोगे कि कैसे कैथोड पे और कैसे एनोड पे होता है। ठीक, चलो यहां तक हो गया, इसको उतार लो अच्छे से। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पे रिएक्शन की अगर बात करें तो यह है आपका सोडियम क्लोराइड, या किस अवस्था में है, द्रवित अवस्था में। और चूंकि यह द्रवित अवस्था में है तो इसका इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन करेंगे, विद्युत विघटन करेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, अब इसमें आयनों का हम लोग देखते हैं कि कैथोड पे कौन सा होता है और एनोड पे कैसे होता है। तो कैथोड पर अगर बात करें तो यहाँ पे होता है आपका सोडियम Na+, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, Na। ठीक, और यहाँ पे प्लस। ठीक, ये किस पे होता है, कैथोड पे होता है, CaTHOD कैथोड पर होता है। वहीं पे अगर एनोड की बात करें तो ये होता है Cl- और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2Cl- कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बन जाता है। यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, सोडियम बनेगा और ये क्या हो जाता है, एनोड हो जाता है। ठीक, तो एनोड पे होने वाली प्रक्रिया ये है और कैथोड पे होने वाली प्रक्रिया, कैथोड पे ये है और एनोड पे ये है। अब हम लोग दोनों का देखेंगे कि जनरल मिला करके कैसे होता है। इसको मिटा दूं ना मैं सिद्धांत को, दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाता है आपका सोडियम क्लोराइड। ये है आपका सोडियम क्लोराइड, जो किस अवस्था में है, द्रवित या गलित अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। और इसका क्या करेंगे हम, विद्युत विघटन करेंगे। विद्युत विघटन जब किया जाता है, विद्युत विघटन करते हैं तो Na+ और Cl- में यह टूट जाता है और ये जो होता है आपका कैथोड पे होता है, जबकि ये क्या हो जाता है, एनोड पे होता है। और यही आपके क्या हो गया, शुद्ध धातु के रूप में। सॉरी, यहाँ पे आयन नहीं दिखाओगे आप, सोडियम और क्लोरीन गैस होता है तो क्लोरीन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो सोडियम क्लोराइड का विघटन करें, विद्युत विघटन करें तो सोडियम धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो रहा है और प्लस क्लोरीन गैस भी मुक्त हो रहा है। तो ये पूरा हो गया निष्कर्षण का सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी आप द्रवित अवस्था बोल रहे हैं, तो द्रवित अवस्था में क्या जल का विलयन बनाएंगे? नहीं, कभी भी सोडियम का निष्कर्षण करते वक्त यह ध्यान दिया जाता है कि कभी भी द्रवित अवस्था में होगा तो वहां पे आप उसका एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन आप नहीं लेते हो, क्योंकि जब आप जलीय विलयन लेंगे तो कैथोड पे जो सोडियम मुक्त हो रहा है वह सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। उसका रिएक्शन में भी मैं लिखूंगा और इसको नोट में देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलिए मिटाता हूं मैं इसको। आप देखते हैं कि आप इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे। एक नोट है महत्वपूर्ण और उस नोट को लिखना है हमें। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, मेरे तरफ से नहीं है।
आपकी तरफ से अगर आप है कोई कंफ्यूजन तो आप इसी वीडियो सेक्शन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख दो उसको प्रॉब्लम को, जिसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील करेंगे। नोट की अगर बात करें तो नोट आपका ये आता है कि आप क्या करोगे कि सोडियम का मतलब कभी भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन ले करके सोडियम का निष्कर्षण नहीं किया जाता है। लिखोगे कि सोडियम का निष्कर्षण कभी भी सोडियम क्लोराइड के मतलब NaCl के जलीय विलयन से नहीं किया जाता है। दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि क्यों काहे नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है क्योंकि अब क्योंकि में क्या लिखोगे कि कैथोड पर मुक्त सोडियम मतलब कैथोड पे जो आपका सोडियम मिलता है, कैथोड पर मुक्त सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है और इसका रिएक्शन लिख लोगे आप। देखना तो पड़ेगा ना कि कैसे होता है, लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैथोड पे जो सोडियम मुक्त हो रहा है वो सोडियम को हम ले लेते हैं कि ये हो गया आपका सोडियम। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ छोटू? H2O जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। Na हो गया, OH हो गया और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा ना आपको। सोडियम एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक। हाइड्रोजन देखो तो 3 है उधर, इधर भी हाइड्रोजन 3 करना होगा। तो आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 3 लगा दो। 3 लगाए 2 लगाते हैं, 2 यहाँ पे लगाते हैं तो 2 दूना 4 हो गया और यहाँ भी 2 लगा देते हैं तो सोडियम के साथ भी आप 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज आप नोट में लिख लोगे। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि सोडियम को क्रिस्टल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, तो इसका जवाब मैंने दे दिया है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसको जल में डुबो कर क्यों नहीं रखा है? क्योंकि जल में डुबो कर रखोगे तो यही क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति कर लेगा। अरे आप देखो सेफ के लिए रखते हो ना, सोडियम को सेफ के लिए रखोगे जल में और पुनः आप सेफ से निकालना मतलब उसमें से निकालने जाओगे तो वहां पे आपको सोडियम मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन के मुक्त हो जाएगा। तो यही वजह है कि सोडियम को कभी भी जल में नहीं डाला जाता है, नहीं रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? एल्युमिनियम का निष्कर्षण का सिद्धांत। ठीक, तो यहां तक आप लोग कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, हेडिंग डालो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। मिटा दो इसको ना। चलो, जैसे हम लोगों ने अभी देखा सोडियम का निष्कर्षण का सिद्धांत, अब हमें देखना है एल्युमिनियम के निष्कर्षण का सिद्धांत। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के निष्कर्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो यहां भी आप क्या करोगे? इनका नाम लिखोगे, इनका एटॉमिक नंबर लिखोगे, उसके बाद इससे संबंधित कुछ नोट्स लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम अगर लिखे तो ये होता है आपका एल्युमिनियम, जिसको हिंदी में भी कहा जाता है एल्युमिनियम। और इसके अगर संकेत की बात करें तो ये होता है आपका Al। वहीं पे अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या होता है इसका 13। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि चूंकि सोडियम जो होता है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये चीज भी आपको लिखना होगा। तो लिखेंगे सोडियम कह रहे हैं, एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम मुक्त या स्वतंत्र अवस्थाओं में नहीं पाया जाता है। मुक्त या स्वतंत्र अवस्थाओं में नहीं पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता है क्योंकि क्रियाशील होता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है और नहीं पाया जाता है तभी तो इसका निष्कर्षण किया जाता है। दूसरे नोट का अर्थात या क्या लिखोगे? यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये भी आप लिख सकते हो। चलो दूसरा लिखते हैं। दूसरा अगर बात करें तो भूपर
भूपर्पटी जिसको कहा जाता है अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, मात्रा में पाया जाने वाला धातु, पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम ही है। धातु एल्युमिनियम ही, ठीक। ये चीज हालांकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, लेकिन जब एल्युमिनियम का बात है तो मैं सोचा इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा डील कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप निष्कर्षण लिखोगे तो ये पॉइंट्स आप नहीं लिखोगे डायरेक्टली, इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, अब डायरेक्टली आ जाएंगे इसके प्रमुख अयस्क पे, लिखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम की प्रमुख अयस्क, एल्युमिनियम की प्रमुख अयस्क, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क। एल्युमिनियम की अगर प्रमुख अयस्कों की बात करें तो इसके बहुत सारे प्रमुख अयस्क है, लेकिन हम लोग दो प्रमुख अयस्कों का नाम लिखेंगे यहाँ पे। एक होता है Al2O3 इंटू 2H2O जिसको कहा जाता है बॉक्साइट, और सबसे फेमस है, इसी के द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। ये क्या है आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है। हिंदी में भी इसको बॉक्साइट कहा जाता है। और दूसरे की अगर बात करें तो वह होता है Al2O3 जिसको कहा जाता है कोरंडम, कोरंडम, ठीक है। तो यह इसका क्या हो गया निष्कर्षण का अयस्क हो गया CORUNDUM। तो इसके दो प्रमुख अयस्क हो गए बॉक्साइट और कोरंडम, ये दोनों को आप लोग याद रखोगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसका निष्कर्षण के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका निष्कर्षण का सिद्धांत सेम उसी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ भी आपको क्या करोगे बॉक्साइट के द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है, मतलब पृथक्करण विधि द्वारा यहाँ से पहले इसको ऑक्साइड ओर में परिवर्तित कर लिया जाएगा, और ऑक्साइड ओर का चूंकि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, द्रवणांक जो होगा उच्च होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कुछ मिलाएंगे और मिला करके इसका क्या विद्युत विघटन किया जाएगा, जिससे एल्युमिनियम धातु क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं निष्कर्षण के सिद्धांत। इसके मिटाता हूं मैं इसको, चलो लिखना है अब आपको सिद्धांत। सिद्धांत में पहला लाइन लिखोगे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, निष्कर्षण बॉक्साइट के द्वारा किया जाता है, बॉक्साइट के द्वारा किया जाता है। अब एल्यूमिनियम के निष्कर्षण आप ऑक्साइड के द्वारा करोगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बॉक्साइड की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको पृथक्करण विधि द्वारा इसको ऑक्साइड ओर में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्साइड अयस्क को, बॉक्साइट अयस्क को, अयस्क को रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा, रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा, रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा, विधि द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है, द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। जब इसको आप शुद्ध ऑक्साइड में परिवर्तित कर लोगे, सांद्रित कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है, चलो कोई बात नहीं, किया जाता है, ठीक है। जब आप इसको शुद्ध अयस्क में परिवर्तित कर लोगे बॉक्साइड को, तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, दैट मींस Al2O3 जो इसका फॉर्मूला था Al2O3 इंटू 2H2O, यहाँ से क्या होगा कि ये चीज निकल जाएगा, आपके पास बचेगा क्या Al2O3। अब Al2O का 3 का द्रवणांक जो होता है उच्च होता है, और यह गलित अवस्था में विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, तो इसको द्रवणांक को कम करने के लिए और विद्युत का अच्छा चालक बनाने के लिए इसमें क्रायोलाइट और फ्लोस्फार को मिलाया जाता है। क्रायोलाइट क्या है, तो क्रायोलाइट एक प्रकार से एल्युमिनियम का ही सांद्रण है, सांद्रित कर रहे हैं, एल्युमिनियम का ही अयस्क है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि Al2O3 का द्रवणांक, Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का द्रवणांक उच्च होता है, द्रवणांक
उच्च होता है, Al2O3 का द्रवणांक उच्च होता है तथा द्रवित अवस्था में यह विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, जब विद्युत का अच्छा चालक नहीं होगा, इसका द्रवणांक कुछ होगा, तो इसको कम करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे, द्रवणांक को कम तथा विद्युत का अच्छा चालक बनाने के लिए बनाने हेतु इसमें क्या किया जाता है, तो क्रायोलाइट तथा फ्लोरसपार, जिसका फॉर्मूला जो होता है CaF2 होता है, CaF2, फ्लोरसपार को मिलाया जाता है। जब इसको आप मिला दोगे तो अब जो मिश्रण तैयार होगा, उसी मिश्रण का विद्युत विघटन करेंगे, तो कैथोड पे एल्युमिनियम धातु और एनोड पे क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन गैस से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब इस मिश्रण का विद्युत विघटन किया जाता है, जिससे कैथोड पर एल्युमिनियम धातु तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो ये इसका निष्कर्षण का फुल टू फुल सिद्धांत हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, रिएक्शन में लिख देंगे, ये हमारा निष्कर्षण का सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखते हैं। कैसे निष्कर्षण का सिद्धांत लिख दिया हम लोगों ने, अब रिएक्शन को बस लिखना है। इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर इसका रिएक्शन लिखते हैं। मिटा दो ना इसको। चलो, इसका रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले तो आप इसके आयन को दिखा दोगे अलग अलग, फिर कैथोड पे कौन सी प्रक्रिया होती है उसको दिखा दोगे, पुनः एनोड पे कौन सी प्रक्रिया होती है उसको दिखा दोगे, फिर ये रिएक्शन का क्या हो जाएगा, रिएक्शन खत्म। सबसे पहले आप Al2O3, ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, इसको जब आप तोड़ोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एल्युमिनियम तो बनेगा, 2 एल्युमिनियम प्लस 3 आयन, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और -2 आयन बनेगा। देखो तो इक्वेशन बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या करेंगे कि कैथोड पे जो क्रिया होगी उसको लिख देंगे। अब यहाँ से इस पॉजिटिव आयन को ले लेंगे तो ये क्या बन रहा है, 2Al और प्लस 3 आयन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 को इलेक्ट्रॉन जब आप जोड़ोगे तो ये क्या करेगा, 2Al का फॉर्मेशन कर लेगा 2 एल्युमिनियम का। जो प्रक्रिया किस पे होगा, कैथोड पे होगा। किस पे होगा छोटू, कैथोड पर हो जाएगा। उस प्रकार इस 3O-2 आयन को लोगे तो यहाँ से क्या करोगे आप, 6 को इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन जब माइनस होगा तो ये क्या कर लेगा, 3O2 ऑक्सीजन का निर्माण कर लेगा, और यह प्रक्रिया किस पे होगा, एनोड पे होगा। अतः यहाँ पे फाइनल अगर डिफिनेशन की बात करें, फाइनल रिएक्शन की बात करें, तो ये फाइनल रिएक्शन आपका हो जाएगा Al2O3, और इसका क्या करते हैं हम लोग, विद्युत विघटन करें। क्या करें छोटू, विद्युत विघटन करें। तो विद्युत विघटन करने से क्या हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, एल्युमिनियम प्राप्त हो रहा है और प्लस ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति हो रही है। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, एल्युमिनियम 2 गो है तो एल्युमिनियम यहाँ भी 2 कर देते हैं, फिर ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे कर दो 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे कर देंगे 4 गो एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6। तो यही आपका हो गया शुद्ध एल्युमिनियम, जिसको कहा जाता है शुद्ध धातु। ठीक है, एक चीज वहां पे मिस हो गया था, मतलब सोडियम के जो निष्कर्षण की विधि है ना, उस विधि को डाउन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एल्युमिनियम का हो गया, यहां तक लिख लोगे, ये एल्युमिनियम का निष्कर्षण का सिद्धांत हो गया। जहां पे आप एल्युमिनियम वाला सोडियम वाला रिएक्शन लिखे थे, वहां पे लिख दोगे कि इस विधि को क्या कहा जाता है, डाउन प्रोसेस कहा जाता है, डाउन प्रोसेस। ठीक है,
डाउन प्रोसेस मतलब डाउन विधि के नाम से जाना जाता है। किसको? एल्युमिनियम वाले को। ठीक, तो वहां एल्युमिनियम कह रहे हैं, सोडियम वाले को। तो वहां पे आप लोग लिख लोगे कि सोडियम के निष्कर्षण की यह विधि जो होती है डाउन प्रोसेस से कहलाती है। उसके बाद आप एल्युमिनियम वाला लिख लोगे। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल का वीडियो सेशन मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु क्या होते हैं और संक्षारण के बारे में भी डिस्कस करने वाले। संक्षारण मतलब जंग कैसे लगता है और जंग से बचने के उपाय क्या है। और ये बात कहने वाले नहीं कि संक्षारण वाला क्वेश्चन जो है कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा, बहुत बार पूछ दिया। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखोगे, हजारों बार पूछा है कि यहाँ पे आपका संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से बचने के लिए किन 4 उपायों का वर्णन करें। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रखोगे। तो कल का वीडियो सेशन उसके बेस पे होने वाला है, उसको मिस नहीं करना। आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने इतना किया, यहाँ तक मस्ट है। आज के वीडियो सेशन में देख लेना आप लोग। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, और शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।